उनका मानना था कि जैसे फाइनल गोल अचीव करने से पहले जो भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है बच्चे में, वो इम्प्रूवमेंट की जाए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जब कोई टीचर इंस्ट्रक्शन के टाइम पर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कर रहा होता है। हाउ इट वर्क्स, जैसे कि स्मॉल सब्जेक्ट को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आफ्टर टीचिंग ईच यूनिट स्टूडेंट्स आर टेस्टेड टू चेक प्रोग्रेस। मीन्स स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है सब्जेक्ट को, तो हर एक यूनिट को पढ़ाते टाइम टीचर स्टूडेंट से मतलब फीडबैक लेगा। इसका पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट हाउ मच लर्निंग स्टूडेंट्स हैव गेन्ड सो फार एंड व्हाट डिफिकल्टीज दे फेस। इसका उद्देश्य ये होता है कि कितना बच्चे ने सीखा है और कैसे सीखा है, एंड व्हाट डिफिकल्टीज दे फेस, और उन्हें कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना सीखते टाइम। जिससे टीचर क्या करेगा, बच्चों को फीडबैक तो देगा ही, साथ में उन्हें गाइडेंस भी देगा। जैसे कि मान लीजिए क्लास में कोई टेस्ट होता है, क्विज लेते हैं, असाइनमेंट होता है या फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, तो उस दौरान बच्चे का ये देखा जाता है कि बच्चे ने स्कोर, चाहे भले ही कितना मतलब लो मार्क्स आए हों बच्चे के, लेकिन उस लो मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। ये मायने नहीं रखता, जैसे फाइनल एग्जाम तक हम जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बच्चे में, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है। की पॉइंट्स इसका ये, इट हेल्प ब्रिंग्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग। इसका मुख्य बिंदु ये है कि ये टीचिंग और लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाता है। इट्स डायग्नोस्टिक फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ये निदानात्मक है टीचर और स्टूडेंट के लिए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कुछ यूजेस हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से ये यूजफुल है और टीचर के लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो हम सबसे पहले करेंगे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल कैसे है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से बच्चा अच्छे से सीख जाता है। सेकंड पॉइंट है, स्टडी मटेरियल को भी जल्दी से याद कर लेता है। थर्ड पॉइंट है, स्टूडेंट अपना इवैल्यूएशन खुद भी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है, स्टूडेंट लर्निंग के लिए सेल्फ मोटिवेट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, स्टडी मटेरियल को सीरीज वाइज याद करता है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है, ये गलत है, लेकिन ये नहीं बताता कि कैसे सुधारना है उसे। इसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे का रिजल्ट भी खराब आ सकता है। फोर्थ है, लार्ज क्लास, जैसे बड़ी क्लास में मुश्किल है, 40-50 बच्चों की क्लास है, उसमें फीडबैक देना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिफ्थ, आपका रिकॉर्ड मेंटेन रखने में भी प्रॉब्लम होती है, हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना। सिक्स्थ है सब्जेक्टिव, जैसे कि टीचर इसमें बायस्ड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है जो डिटेल में फीडबैक देता है, और दूसरा टीचर सिर्फ टिक मार्क करता है कि हाँ ये सही है ये गलत है। सेवन्थ है, स्ट्रेस भी दे सकता है ये, क्योंकि इससे बच्चे रोज रोज जैसे टेस्ट लेता है टीचर रोज रोज, तो बच्चे एनजाइटी फील करने लग जाते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि रोज टेस्ट होते हैं तो हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा। थैंक यू मैम, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मैम से पूछ लेना। मैम मुझे जानना पड़ रहा है, सॉरी। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे आप बच्चे को देखते हो, जिनके भी बच्चे पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा सीबीएसई का पैटर्न, एक होता है FA1, एक होता है FA2, SA1, फिर FA3, FA4 एंड SA2, ऐसे करके होते हैं। तो जो आपके FA होते हैं ना, FA1, FA2, वो क्या कहलाते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका मतलब ये होता है, हमें ये देखना है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी प्रोग्रेस नहीं की है। हमने कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ाते ही हमने उसका टेस्ट ले लिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या करें, बच्चे की अगर मान लीजिए किसी चीज में कोई कमी है, बच्चे को समझ में नहीं आ रखा, वो क्या है, उसके टेस्ट से उसका इवेल्युएशन हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। यानी कि आफ्टर रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए, क्लियर है फॉर्मेटिव असेसमेंट? टाइप ऑफ जो इवेल्युएशन है हमारा, सबसे पहले आपको पता है, जब आ जाए आपका टाइप ऑफ इवेल्युएशन, सबसे पहले इवेल्युएशन की डेफिनेशन बतानी है,
ठीक है, फिर आपका फॉर्मेटिव आएगा, फिर सबमिटिव आएगा एंड फिर डायग्नोस्टिक आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव में और क्या क्या है, एक मिनट रुको। जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कि ये आपकी जो प्रोग्रेस है, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में हमें बताता है, और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आगे हमें और क्या करना है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, आगे हमें क्या करना है, उस बच्चे का और अच्छा उसका काम कराना है, जो समझ में नहीं आया उसके दोबारा से हमें वो चीज करानी है। ठीक है, ये क्या है, इसी वैल्यूएशन ये होता है, हमारा कोई भी यूनिट जो चल रही है उसके दौरान ये किया जाता है, ताकि जो हमारी एजुकेशन है यानी कि जो हमारी टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्विकली क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। ये टीचर्स को छात्रों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने का अवसर देता है, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, किस किस स्टूडेंट की क्या क्या वीकनेस है, किस किस स्टूडेंट की क्या क्या स्ट्रेंथ है, उनका एनालिसिस करने का अवसर हमें ये देता है। ये जो टीचिंग मेथड है ये क्या है, हमें एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, ताकि आप मान लीजिए अभी आपका इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, सुधारात्मक योजना में मदद कर सकते हो। सुधारात्मक योजना यानी कि अभी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आगे क्या कर सकते हो, आप अगले वाले टेस्ट में या अगले वाले एफए में आप क्या कर सकते हो, इसको सुधार कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या बताया गया है भाई, इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉर्मेटिव जो इवेल्युएशन होता है वो हमें एक तो क्विक रिस्पॉन्स देता है, हमने टेस्ट लिया साथ के साथ हमने चेक करके बच्चे का क्या बता दिया, प्रोग्रेस के बारे में बता दिया, बच्चे की लर्निंग की क्या प्रोसेस है, स्लो वे में सीख रहा है या फिर वे कैसे सीख रहा है, ये बात हमें बता दी। इसमें क्या है, हम छोटे छोटे क्विज करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, ऑब्जर्वेशन या असाइनमेंट के थ्रू भी हम बच्चे का एफए यानी कि आपके फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करवा सकते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन हम करवा सकते हैं। इसमें जो छात्र होता है और जो टीचर होता है उसके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और उसकी समझ को सुधार किया जाता है, और रियल टाइम में जो डाटा है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, टीचिंग मेथड में कंटिन्यूसली उसमें क्या करते हैं, सुधार करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे पास रियल जो डाटा है उसके आधार पर क्या क्या हमारी एजुकेशनल पद्धतियां हैं उसमें लगातार हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें पता लग जाता है, रियल डाटा का मतलब ये होगा, मैंने आपसे टेस्ट लिया, मुझे पता लग गया कि किस किस का क्या क्या आंसर है। ठीक है, किसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पता लगता है। तो ये थी आपके और फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्या क्या हानियां हैं। हानियां ये है कि नियमित आकलन, प्रत्येक छात्र का हमें यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, हमारा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, जो हमारे इवेल्युएशन के स्टैंडर्ड होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लगातार जब हम क्या करते हैं, परीक्षण देते हैं, इवेल्युएशन पर अधिक जोर देते हैं, तो जो हमारा टीचिंग का जो टाइम है वो कम बचता है। अगर हम कंटिन्यूसली इवेल्युएशन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं डेली आपके टेस्ट लेने लग जाऊं तो आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। ठीक है, इवेल्युएशन करने लग जाऊं तो अलग अलग क्लासेस में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने की जो टेक्निक है, जो ट्रेनिंग है या अन्य संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। इससे बच्चों में क्या है, तनाव और आत्मविश्वास की कमी होती है। तनाव हो जाता है, अगर मैं डेली टेस्ट लूंगी तो आपके सिर पे एक स्ट्रेस रहेगा कि भाई आज भी याद करना है, आज भी टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आपके जो एजुकेशनल के जो रिजल्ट है उससे हटकर प्रक्रिया पर अधिक केंद्रित हो जाता है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जब फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो हमारा ध्यान क्या है, जो हमारी एजुकेशनल जो रिजल्ट है उससे हटकर अन्य जो प्रोसेस है उसके ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी इसकी जो जो कमियां हैं या फिर जो जो इसके जो जो लाभ थे या विशेषताएं थी वो हमने बता दी है। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपके सबमिटिव असेसमेंट की। ठीक है, सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है, आरती? यस आपने बोला था ये टॉपिक 2 आरती थी ना? मैम, आरती जायसवाल। आपका टॉपिक कौन सा था, ग्रेडिंग वाला या ये सबमिटिव वाला? सबमिटिव वाला। ओके ओके, बताइए बेटे। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट सबमिटिव एवोल्यूशन। सबमिटिव एवोल्यूशन, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें
इसमें जो होता है वो एक निश्चित समय पर मूल्यांकन की जाती है, यानी कि फाइनल वो होता है, ठीक है। Assessment conduct as the end of the learning period, project, program and measure that learning have achieved overall। मतलब कि उन्होंने लास्ट में क्या अचीवमेंट किया है उसके बारे में मूल्यांकन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें और ये जो थ्योरी है ये दिया गया था, किसने दिया था? माइकल स्क्रीवन ने दिया था। ठीक है, समकालनात्मक मूल्यांकन। और प्रो डब्ल्यू थॉम्स के अनुसार संकलनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है जिसका प्रयोग निश्चित कालावधि कोर्स कार्यक्रम के पश्चात ग्रेडिंग, प्रमाणीकरण, प्रगति में मूल्यांकन या पाठ्यक्रम अध्ययन कोर्स शैक्षणिक योजना की प्रभावशीलता के लिए शोध किया जाता है। उन्होंने ये कहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मूल्यांकन अंतिम मतलब लास्ट में किया जाता है और इसमें ग्रेडिंग दी जाती है। ठीक है, और इसके लाभ क्या है, गुण क्या है? तो संकल्पात्मक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के उपलब्धि सतह पर ज्ञान होता है कि उन्होंने कितना पूरे कोर्स के दौरान उन्होंने क्या मतलब नॉलेज, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसका मूल्यांकन होता है संकल्पात्मक मूल्यांकन के द्वारा, यानी कि हमारा समेटिव एवोल्यूशन के थ्रू। संकल्पात्मक मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को उचित व्यावसायिक निर्देश दिया जा सकता है। मतलब कि जो हम लास्ट में जो भी मूल्यांकन किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है, उसके डाटा के थ्रू हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है। कोई साइंस में हो सकता है, कोई मैथ्स में हो सकता है, कोई हिंदी, इंग्लिश, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है। तो इसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि भविष्य में वो मतलब किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। संकल्पात्मक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सभी पक्ष को दिखा जाता है कि कहाँ पे इनके वीक पॉइंट्स है, कहाँ पे इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। संकल्पात्मक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी के जीवन में संबंधित भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी भविष्य में वो क्या करेगा, क्या बन सकता है, ये कैपेबिलिटी का अनुमान लगाया जा सकता है। संकल्पात्मक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों का वर्गीकरण में सहायता मिलती है कि उसका विभाजन कर सकता है कि कौन इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कौन मतलब नॉर्मल है, कौन वीक है, इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में, तो संकल्पात्मक मूल्यांकन के डिसएडवांटेज है समेटिव एवोल्यूशन के वो है समय अधिक लगता है, क्योंकि ये एक निश्चित टाइम पीरियड्स के लिए होता है, एक लॉन्ग टाइम होता है। जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हमारे बीएड के 2 साल का टाइमिंग दिया गया है, तो ये टाइम पीरियड होता है, इसके लिए लंबे समय का हमें इंतजार करना पड़ता है। छोटे सतह पर मूल्यांकन कम प्रभावशाली होते हैं, मतलब हम छोटे लेवल पे इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, एक लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर होता है। यस मैम, और कुछ? वेरी गुड बेटे, समझ में आ गया बेटा? देखो सबमिटिव असेसमेंट आरती ने अभी बताया, बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो क्या होता है सबमिटिव, जो आपका एक जो टाइम पीरियड होता है ना, उसके बाद जब आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता लगाया जाता है, आपकी जो भी यूनिट है या पूरा सिलेबस जो हो जाता है, तो उसके टोटल ओवरऑल कितनी अचीवमेंट की है बच्चे ने, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया इवैल्यूएशन क्या होता है, जो छात्र के यानी कि उसके फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे के, मान लीजिए आप देखते हैं कि मान लो 10th का रिजल्ट आता है, तो हम ये सोचते हैं भाई अच्छे नंबर आए ना, क्यों ना बच्चों को हम साइंस दिला देते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि जो भी रिजल्ट हैं उनकी प्रामाणिकता को और जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी अंतिम परीक्षा ये होती है। ठीक है भाई, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है हमारा। ठीक है, अंतिम परीक्षा इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसमें जो मार्क्स आ गए वो ठीक है, उसको फिर आप क्या है सुधार नहीं सकते।
क्लियर है? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था, जैसे समेटिव असेसमेंट होता है, उसके अंदर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस वहाँ पे जो टीचर्स करते हैं, तो हम इसमें ये पॉइंट भी डाल सकते हैं समेटिव असेसमेंट में कि जो फॉर्मेटिव में जो हमने बच्चे के लिए जो उनका कैलकुलेशंस किया, जो उन पे वर्क किया, वो सारा इसमें भी ऐड होता है। मुझे जैसे सिलेबस आपको भी पता होगा मैम। हाँ जी, देखो इसमें हम ये डाल सकते हैं कि मान लीजिए बच्चे की जो जो कमियां रह गई आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में, वो अपने समेटिव असेसमेंट में उन कमियों को पूरा करता है, ठीक है। यानी कि ओके यहाँ मैम। ठीक है। और क्या क्या बताया गया है, इसका उपयोग छात्रों की जो प्रोग्रेस है उसके अगले नेक्स्ट जो उसके एजुकेशनल लेवल है उसकी तैयारी करने के लिए क्या है, बेस देता है। ये आपको ग्रेडिंग भी देता है, ठीक है। बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर हम क्या या तो स्कोर देते हैं या ग्रेडिंग मिलती है बच्चे को, ठीक है। और क्या और क्या। सर्टिफिकेट असेसमेंट भी कर सकते, सर्टिफिकेशन हाँ असेसमेंट। जी, हाँ जी, इसके बाद क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, फॉर्मेटिव के बाद नहीं मिलता। ये आपका क्या होता है, लास्ट वो होता है। और क्या क्या बताया गया भाई इसके बारे में, छात्रों को लॉन्ग टर्म जो एजुकेशन है और जो कैरिकुलम है उसके जो गोल्स हैं उनको मापने में हेल्प करता है, एक सिस्टमैटिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव देता है, एक स्टैंडर्ड देता है। स्टैंडर्ड ये दे रखा है कि भाई अगर किसी के 33% से अगर कम आते हैं तो वो बच्चा क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखा है भाई, 33 से ऊपर यानी कि 35 लगा लो कि 35 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो क्या माने जाएंगे, पास कैटेगरी में आएंगे। इससे नीचे किसी के कम आते हैं तो वो क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। इसी के आधार पर हमको जो भी सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है इसी के आधार पर हमें मिलता है, ठीक है। जो भी हम स्कूल है या उसके बीच में कोई भी मान लीजिए तुलना और बेंच करो एक मानक दृष्टिकोण पर, ये क्या है, स्कूल में और जिलों के बीच में मान लीजिए कोई भी कंपटीशन होता है या यानी कि इस पे पता लगता है कि भाई कौन तो बच्चा कहाँ पे फर्स्ट आया है, जिले में आया है, ब्लॉक में आया है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल होता है हमारा। और ये जो आपके सबमिटिव जो असेसमेंट है ये आपके एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन कमेटी होती है वो लेती है, ठीक है। देखो जो आपकी ये लगा लो, अगर आपकी नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उसके लिए तो क्या है, आपका स्कूल है या कॉलेजेस है वही तैयार करते हैं, ठीक है। इन कॉलेजेस में तो क्या हो जाता है भाई, यूनिवर्सिटी तैयार करती है। स्कूल में नॉन बोर्ड की क्लासेस के लिए तो क्या होता है, स्कूल वाले ही प्रिपेयर करते हैं समेटिव असेसमेंट को। लेकिन जो आपकी बोर्ड वाली क्लासेस होती है उसके लिए एक्सटर्नल क्या होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि सीबीएसई या एचबीएसई जो भी आपका बोर्ड है वो कंडक्ट करता है सबके समेटिव एग्जाम को, ठीक है। हाँ, इसके क्या-क्या खामियाँ हो सकती हैं भई, बच्चे बड़ा प्रेशर में रहते हैं, भई पेपर है, ठीक है? और अक्सर क्या होता है, रिज़ल्ट बड़ा लेट आता है इनका, पेपर हमने क्या है फरवरी में दे दिए और रिज़ल्ट क्या है, मान लो आज अप्रैल मई स्टार्ट हो गई, अभी तक भी बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया है +2 का, ठीक है? इसमें केवल क्या होता है, हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है? समेटिव में क्या हो रहा है, हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है और एक स्टैंडर्डाइज़्ड पेपर हमारा आता है जिसको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। उसके बाद और क्या बता दिया भई, इसमें जो एनालिसिस होता है वह उसमें ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, अत्यधिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। हाँ जी, देखो भई अब लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, समेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लगा लो 10th वाले, 12th वाले, तो उसके लिए क्या है, सरकार का खर्चा भी बहुत होता है क्योंकि सबकी चेक करना, चेकिंग में ड्यूटी, रिज़ल्ट प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये जो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की और एनालिटिकल स्किल्स की बजाय बच्चे क्या करते रहते हैं, रटने की और परीक्षा में पास होने की स्ट्रैटेजी वो बनाते रहते हैं, ठीक है भाई। अब फाइनल एग्जाम के लिए क्या है, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना वो तो यही स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम चीटिंग से कर ले या हम रट्टा लगा लें, ठीक है। तो ये क्या है, रटने की और जो अलग अलग जो अनैतिक जो कार्य है उनको बढ़ावा दे रही है। जो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो सांस्कृतिक, लिंग्विस्टिक और सोशल इकोनॉमिक मतभेदों को ध्यान में नहीं रखते, जिससे वे पक्षपाती हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें बताई गई हैं, आपकी सबमिटिव इवैल्यूएशन में। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो उसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक।
डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में 3 टाइप थे आपके, फॉर्मेटिव हो चुका है आपका और आपका समेटिव हो चुका है, अब आता है डायग्नोस्टिक। ये किसको दिया था मैंने? दीपिका को। यस मैम। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म गहना कौन है? मॉर्निंग। ये आज ही आई है क्या क्लास में? मैम नहीं, मैं रोज आती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। मैम आपसे ये पूछना था, समेटिव और फॉर्मेटिव में डिफरेंसेस बताए हैं, ये भी करने हैं? हाँ हाँ, अब आप इजीली कैपेबल हो, अगर क्वेश्चन आ जी जाए जी तो जी। लिख सकते हो ना आप समेटिव में और इसमें ओके क्या डिफरेंस है। या एक बार हम कर ही ओके। लेते हैं, बताइए आप लोग ही बताइए, आप लोगों ने समेटिव पढ़ा है और फॉर्मेटिव पढ़ा है, तो उसका डिफरेंस बताइए। सभी बच्चे ना एक एक पॉइंट बता दीजिए, अपने भी यहाँ पे बताओ, बुक में से देख के मत बताओ। मैम फॉर्मेटिव जो होता है ना, वो छोटा होता है, मतलब उसकी जो टाइमिंग होती है वो छोटी होती है, और समेटिव की टाइमिंग लंबी होती है। हाँ जी, एक आप ये पॉइंट ले सकते हो, जो आपके फॉर्मेटिव एग्जाम होते हैं वो आपके, नहीं नहीं वो ले आओ भर के। और मैम इसमें जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है, इसमें हम 1 या 2 4 टॉपिक्स लेके कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा समेटिव होता है उसमें हम कंप्लीट हमारा पूरा सिलेबस। बुक आता है, हाँ जी, मतलब आपका पूरा सिलेबस आता है। हाँ जी, कंप्लीट सिलेबस मैम उसके अंदर आता है। आप ये बोल सकते हो फॉर्मेटिव आप इंटरनल एग्जाम बोल सकते हो, और समेटिव आप क्या है एक्सटर्नल एग्जाम भी बोल सकते हो, क्योंकि वो नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए तो वही स्कूल वाले ही कराते हैं, लेकिन इसको क्या कराते हैं, जो बोर्ड वाले क्लासेज आ जाते हैं या एटलीस्ट आप कॉलेज लेवल पे चले जाते हो, तो ये इनके लिए क्या होती है, अलग अथॉरिटी होती है आपके ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। हाँ जी स्वाति बोलिए बेटे। मैम फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूवमेंट बेस्ड होता है और समेटिव जजमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, वेरी गुड। और एक क्या है आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो आपकी लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस होती है उसके दौरान होता है, और जो आपका समेटिव एग्जाम है वो आपकी जब लर्निंग टीचिंग जब पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद होता है। मैम फॉर्मेटिव में फीडबैक ज़्यादा बच्चों को दिया जा सकता है, बट समेटिव का फीडबैक हाँ जी, लिमिटेड बिल्कुल सही। बच्चों को मिलेगा। बिल्कुल सही। उसमें क्या है, हमें एक तो फीडबैक उसमें जल्दी भी मिल जाता है, क्योंकि एक ही यूनिट का टेस्ट है, तो साथ-साथ फटाफट चेक होके पता लग जाता है फीडबैक। अब इसमें एक तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है, रिज़ल्ट आने में ही 3-4 महीने लगते हैं, तो बच्चों का वैसे ही क्रेज़ खत्म हो जाता है कि हमें क्या फीडबैक मिला है, क्या नहीं मिला है, क्योंकि इसमें फीडबैक संभव नहीं है, क्योंकि लास्ट आपकी क्लासेस हो गई, आप नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाते हो। मैम फॉर्मेटिव असेसमेंट कंटिन्यूअस चलता है और समेटिव एंड टाइम पे चलता है, मतलब जो समय होता है ना, जो टाइमिंग पीरियड होता है हाँ जी, उसमें टाइम चलता पीरियड खत्म होने के बाद फिर क्या है, नेक्स्ट क्लास में आप पहुँच जाते हो, समेटिव के बाद। मैम मैम फॉर्मेटिव असेसमेंट में है ना, बच्चों की हम प्रोसेस के बारे में लगातार एवेल्युएट करते रहते हैं कि बच्चा कितना डेवलप कर रहा है। और एसएटी एवोल्यूशन में हम बच्चे के फाइनल रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि बच्चे के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है हाँ और वो जी, क्या कर सकता है भविष्य में। हाँ जी। बिल्कुल सही। अब क्लियर है आपको गहना फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी कि दोनों आपने पढ़े हैं। जरूरी नहीं आप रट्टाफिकेशन करो, जो मीनिंग क्लियर है, जो समझ में आ रहा है उसी को आप क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, एक साइड आप फॉर्मेटिव ले लो और एक साइड क्या ले लो, आप समेटिव ले लो। ठीक है, और ये टॉपिक आना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे 4 ओके मार्क्स मैम। में आए, थैंक यू मैम। चाहे 16 मार्क्स में आए, इन तीनों में से या तो हो सकता है डिफरेंशिएट करके पूछ ले, या फिर खाली ये पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट 4 नंबर में। ठीक है, तो इसको यही क्लियर कर लो ताकि आगे के लिए आपको जरूरत ही ना पड़े, और आज ना आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करना है, ये थर्ड बुक है ना, फोर्थ बुक ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है हमारा, वो एक ऐसा यूजुअली जो यूज़ होता है वो लर्निंग प्रोसेस की स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। क्योंकि बिकॉज़ स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस इवैल्यूएशन के एम का जो इस इवैल्यूएशन का एम है, वो प्रॉब्लम का कॉज़ फाइंड आउट करना है, जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाता है। जैसे कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कोई टीचर है, वो क्लास सॉरी वो क्लास में डिवीज़न सिखा रहा है।
तो डिवीजन सिखाते टाइम वो टीचर को ये पता चलता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं इसमें, तो टीचर क्या करेगा, एक छोटा सा टेस्ट लेगा उनका, जिसमें वो बेसिक सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस देता है। उस टेस्ट के बाद टीचर को ये पता चलता है कि कोई स्टूडेंट डिवीजन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो सब्सट्रैक्शन की बेसिक नॉलेज है वही क्लियर नहीं है। तो इसलिए वो टीचर क्या करेगा, उस स्टूडेंट को पहले सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस देगा, देन वो उसको डिवीजन सिखाएगा। तो इससे टीचर्स को क्या बेनिफिट होता है कि वो करिकुलम डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज और स्किल्स की डेफिशिएंसीज को दूर कर सकें। और ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक प्रिवेंटिव और रेमेडियल वर्क है। इसके लिए एक बेस, मतलब जो बाकी समेटिव और फॉर्मेटिव हैं उनके लिए एक बेस की तरह काम करता है। और ये जो दिया हुआ था वो अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड विलियम के अकॉर्डिंग था इन 1998 में, जो कि ये एक्टिविटीज़ हैं जो फीडबैक प्रोवाइड करती हैं ताकि टीचिंग और लर्निंग को मॉडिफाई किया जा सके। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, उनका मतलब है कि जब आप एक चीज़ सीखते हैं तो वो आपको नेक्स्ट चीज़ सीखने में हेल्प करती हैं। लाइक प्रीवियस दीपिका, you are not audible. टीचर का होता है। जैसे कि ये एम करता है कि कंटेंट लर्न करने में आने वाली डिफ़िकल्टीज़, वीकनेसेस को फाइंड आउट करता है। और क्वालिटेटिव नेचर में जो सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि लर्निंग की क्वालिटी पर भी फोकस करता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में करेक्ट आंसर पर मार्क्स देने के मतलब मार्क्स नहीं देते हैं, उनके देने के बजाय रॉन्ग आंसर को एनालाइज करते हैं कि वो रॉन्ग क्यों हो रहा है, वो गलती की वजह को पता लगाते हैं, जिसमें ये जो टेस्ट है वो रेमेडियल वर्क के बेस की तरह काम करता है। और नेक्स्ट ये है इसमें पॉइंट कि ये टेस्ट रेमेडियल वर्क के लिए बेस बनाते हैं और ट्यूटोरियल ग्रुप बनाने में हेल्प करते हैं। इससे कोई भी लर्निंग की डिसएबिलिटी या लर्निंग में आ रही कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, उसको कितना, मतलब वो कहाँ गलती कर रहा है, उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसको आइडेंटिफ़ाई करता है ताकि वो नेक्स्ट मतलब जो आगे उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या नेक्स्ट जो चैप्टर्स होने वाले हैं, उनमें वो उसको अच्छे से इम्प्रूव करके अपना बेस्ट दे सके। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को किस लेवल पर दिक्कत आ रही है, जिससे वो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को स्टूडेंट्स के हिसाब से, स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकें। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ डायग्नोस्टिक। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इज जो पहले दो पॉइंट है वो तो सेम है कि वो फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को फाइंड आउट करने में इंडिविजुअल्स की। एंड ये इसलिए कॉज करता है उम, अम, मतलब ये फाइंड आउट करता है कॉजेज, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे नहीं आ रही, जो मैंने आपको पहले बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका यूजेस का है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन करता है, वो करिकुलम डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसमें एक्सपर्ट्स के भी मतलब एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली जा सकती है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है साइकोलॉजिस्ट की और मेडिकल स्पेशलिस्ट की। इसमें यूजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस और काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है एक बेस की तरह। एंड लास्ट इज इसमें जो स्टेप्स हैं एजुकेशनल डायग्नोस्टिक के, उसमें जो फर्स्टली है उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है या करना जिन्हें लर्निंग में सीखने में दिक्कत होती है, जो मतलब लर्निंग को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट ये है कि गलतियों की जगह को पता लगाते हैं ये कि कहाँ पे स्टूडेंट से गलतियाँ हो रही हैं। एंड लास्ट पॉइंट है डिस्कर्सिंग कैजुअल फैक्टर्स, बट आई थिंक ये कैजुअल की जगह कॉजुअल फैक्टर्स होना चाहिए कि वो कहाँ पे कॉज करता है। तो जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, गलतियाँ होती हैं,
उनके पीछे के कॉज को पता करना होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। दैट्स ऑल। वेरी गुड बेटे। ये जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, राखी, प्रीति, आस्था, महालक्ष्मी और प्रतिभा, बताइए बेटा क्या डाउट है? या अभी ये पहले वाले ही हैं? देखो बेटा, अभी दीपिका ने बताया आपको बड़े अच्छे से, जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो हम क्या करते हैं, पहले मान लीजिए आपसे पहले पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज जो टेस्टिंग होती है उसी टाइप का क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। जब हम टीचिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले टीचर ये जानना चाहता है कि बच्चे की क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है और किस आधार पर वह अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, वह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए पहले वाले ही सब्जेक्ट का ले। अच्छा बेटा, ओके, ठीक है। जो इसके लिए क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है या प्री टेस्ट लेता है, या आपको मैं पूछ लेती हूँ भाई इस टॉपिक के बारे में किस किस को क्या क्या पता है, तो मुझे ये पता लग जाता है कि बच्चे को इतना समझ में आता है या इतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं बच्चे से पूछती हूँ कि भाई मुझे इसके बारे में बताइए, आपको कितनी नॉलेज है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उससे ये पता लग जाएगा टीचर को कि बच्चे को कितना समझ आता है, कितना नहीं आता, उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं, उसको क्या बोलते हैं और उसकी क्या समस्याएं हैं। मेन तो जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो ये जानने के लिए किया जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट है उसको सीखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और उसका किस प्रकार से हम डायग्नोस कर सकते हैं, किस प्रकार से जो वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज की पहचान करने के लिए हम डायग्नोस टेस्ट करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा कौन से पॉइंट में स्ट्रोंग है, कहाँ पर उसका वह वीक है। ठीक है, और उसके सीखने से रिलेटेड क्या क्या उसकी समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम क्या करना चाहते हैं, अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव तरीके से करवा सके, ये करना चाहते हैं। और ताकि इन फ्यूचर यही जो प्रॉब्लम्स है दोबारा से ना आए, तो इसीलिए भी हम डायग्नोस टेस्ट करते हैं। ये छात्रों और जो टीचर है उनके अंदर व्यापक और मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, ये छात्रों और टीचर के बीच में कॉन्टिन्यूस और जो आपके एक वैल्यूएबल जो आप फीडबैक करते हो वो ये देता है। ठीक है, क्योंकि फीडबैक में हमें पता लग जाता है कि क्या बच्चे की प्रॉब्लम है, क्या हमें सॉल्व करना है और किस किस अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना है, ताकि मेरी टीचिंग इफेक्टिव भी बनी रहे और जो प्रॉब्लम है बच्चे की वो भी डायग्नोस्ड हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रेडिंग एंड इट्स टाइप। आरती। Yes, ma'am. Good morning, all of you. Today's topic is grading and its type. First of all, meaning of grading. Grading का क्या अर्थ है? परीक्षा परिणामों को अंकों के रूप में ना देकर ग्रेड की प्रक्रिया को ग्रेडिंग कहते हैं। मतलब अगर हमारा रिजल्ट आउट हुआ है और उसमें हम अंकों की जगह हमें ग्रेड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपका ड्राइंग, तो 1 नंबर हमसे ज़्यादा जिसका आया उसकी पोजीशन फर्स्ट हो जाती थी और 1 नंबर जिसके कम आए उसकी पोजीशन सेकंड हो जाती थी। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर आपके 1 या आधे नंबर भी कम है तो आपको उसी ग्रेड में रखा जाता है। तो इससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन आया कि अगर हमारे 1 आधे नंबर भी कम आते तो उससे हमारी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद हम इसके जैसे इसमें दे रखा है 100 से 90 वाले परसेंटेज वाले बच्चों को A+ मिलता है, 80 से 89 वाले बच्चों को A मिलता है, 60 से 79 वाले परसेंट वाले बच्चों को B+ मिलता है, 50 से 60% वाले बच्चों को B मिलता है, 36 से 49% वाले बच्चों को C मिलता है और 5 से 35% वाले बच्चों को D मिलता है। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रेडिंग के प्रकार। ग्रेडिंग के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है अक्षर ग्रेडिंग, सफल या असफल होना और प्रतिशत ग्रेडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे अक्षर ग्रेडिंग।
इसके अंदर क्या होता है, हम अक्षर के अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रेड करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ए का मतलब वेरी गुड होता है, बी का मतलब गुड होता है और सी का मतलब एवरेज और डी का मतलब बिलो एवरेज। तो ये हमें अक्षर ग्रेडिंग, ये इसी को अक्षर ग्रेडिंग कहते हैं, जिसमें हम अक्षर को लिख के बच्चों की हम उसकी एबिलिटी के बारे में बच्चों को हम बताते हैं कि बेटा आप अच्छा कर रहे हो और भविष्य में आप और अच्छा कर सकते हो। इसके बाद आता है सफल या असफल होना। बच्चे क्या करते हैं कि दो स्तर इसमें सफल या असफल होने में दो स्तर पास या फेल पैमाने का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की ग्रेडिंग का उपयोग विदेशों में किया जाता है। मतलब ये जो हमने ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया है ये विदेशों में ज्यादा चलता है। भारत में इसकी शुरुआत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2009 और 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रतिशत ग्रेडिंग में मैंने आपको बताया, जैसे 90 से 100% वालों को A+ मिलता है, 80 से 90% वालों को A मिलता है, 60 से 79% वालों को B+ मिलता है, 50 से 60% वालों को B मिलता है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग परसेंटेज हमें बांटा जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रेडिंग प्रणाली के लाभ। ग्रेडिंग प्रणाली से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों का मन डाइवर्ट, मतलब बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो फर्स्ट सेकंड ना आए या उसके नंबर भी कम आए फिर भी वो अच्छे नंबरों से पास हुआ है और वो सेल्फ मोटिवेट होता है। ठीक है। ग्रेड की सहायता से छात्रों का मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय ढंग से हो सकता है। अंततः ग्रेड प्रणाली का प्रयोग परीक्षा परिणामों को विश्वसनीयता को बढ़ाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने पर स्थान इसमें हम छात्रों की अभिरुचि तथा योग्यता के आधार पर उसका भावी पाठ्यक्रम सुनिश्चित करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका रिजल्ट अच्छा आया है, तो उस रिजल्ट को अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी देखता है तो आपके बारे में एवोल्यूशन कर सकता है कि आप भविष्य में किस फील्ड में जा सकते हैं और किस फील्ड में आपको अच्छी जॉब या नौकरी मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके 10th में अच्छे परसेंटेज आए, जैसे 90 आए, 95% आए, तो उसका यूज करके हम आप 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप 11th में साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते हैं या अदर किसी बैकग्राउंड में जा सकते हैं। तो ये रिजल्ट दिखाना बच्चों के मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके हम ग्रेड प्रणाली की सीमाएँ देख लेते हैं। स्वास्थ्य प्रतियोगिता का अभाव होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ग्रेड प्रणाली को ले आते हैं तो बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना कम हो जाती है। क्योंकि बच्चे ऐसा समझने लगते हैं कि चाहे हम 70% ले आए या 80% ले आए या 70-80 नंबर ले आए, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि बच्चों के लिए एक नुकसान की बात है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने की उम्र में होता है तो उसको अपने अंदर क्या बोलते हैं, उसको अपने अंदर कॉम्पिटिशन की भावना लानी चाहिए ताकि हम और अच्छा कर सकें। और जब बच्चा और अच्छा करता है तो वो उसके अंदर भी डेवलपमेंट लेके आता है और सोसाइटी के अंदर भी डेवलपमेंट लेके आता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम से हम एक हेल्थ हेल्थ इन्वायरमेंट को हम खो देते हैं। ठीक है। उसके बाद है आलस्यपूर्ण आदतों का जन्म होता है। आलस्यपूर्ण मतलब हम अपने काम को पोस्टपोन करते जाते हैं कि नहीं आज नहीं करना है, कल करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे नंबर भी कम आए फिर भी हमें ग्रेडिंग सिस्टम से पास कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर आलस्य की भावना आ जाती है। वो पढ़ने के बजाय सीखने के बजाय उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लें आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको ग्रेड मिल गया, जैसे बी ग्रेड मिल गया, सी ग्रेड मिल गया या फिर ए मिल गया या बी ग्रेड मिल गया, तो आप खुश हो जाते हो। बिकॉज क्योंकि आपको मैडम ने आपको इतना एवुलेट करके नहीं रखा। लेकिन अगर और आपकी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आपको ग्रेड अच्छे मिले, तो आगे भविष्य में आप उसको सुधारने के बजाय उसी लेवल पे रह जाओगे, जो कि बच्चों के आलस्य होने का एक प्रमाण होगा। ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश के लिए पुनः परीक्षण करना होगा। इसमें मतलब क्या होगा, जैसे आपने कोई डिग्री ली और उसमें आपके ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बाहर में कहीं नौकरी लेने जाओगे किसी कंपनी में, तो अगर आपकी ग्रेड देख के उन्होंने फिर आपको मतलब आपका इंटरव्यू लिया और उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो वो उस ग्रेड का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। फिर आपको उस कंपनी में इंटरव्यू देना पड़ेगा, एग्जाम, कई कंपनीज में तो रिटन एग्जाम भी होते हैं, तो जिसमें आपकी ग्रेड को देख के कोई भी आपको वो नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा। तो इससे बच्चे की ना
टाइम वेस्टिंग होता है। एक तो उसने इतना पढ़ाई करके डिग्री हासिल करी और उसके बाद जब वो नौकरी लेने गया तो उसको फिर एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस कंपनी के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो डिग्री वो लेके आया उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था और उससे उस बच्चे का एवल्यूएशन जब पैनल ने लिया और वो पैनल ने जब उसका इंटरव्यू लिया तो इस काबिल ही नहीं हो पाया, तो इसीलिए उसको फिर ऑफिस वालों ने उससे दोबारा एग्जाम लिया। तो इससे बच्चे के अंदर एक तो हीन भावना आ जाती है और वो फिर वो उस डिग्री के लिए अपने आप को वो समझने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, असहाय समझने लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया इतने साल पढ़ के, जब मुझे अच्छी नौकरी ही नहीं मिल रही है। तो दैट्स ऑल ऑफ यू, आई थिंक आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू। वेरी गुड बेटे, थैंक यू मैम। वेरी गुड, वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाया। आप मुझे बताओ, मुझे समझाने की जरूरत है ये? नो मैम। सबको क्लियर हो गया ना? बिल्कुल अच्छे से समझाया इन्होंने। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटे, अब लास्ट टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। स्वाति भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। चुप हो जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। बोलना नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Today's topic is CCE, Continuous and Comprehensive Evaluation। हिंदी में इसको कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कब आया है हमारी बुक्स के अंदर। जो CCE की योजना को विद्यालयों में लागू किया गया तथा NCERT द्वारा सन 2010, कुछ बुक्स में 2009 भी लिखा हुआ है, तो ये 2009 भी हो सकता है, 2010 में भी है। इसको बुक्स में इसको लागू किया गया। इसमें एक शैक्षणिक स्तर को 2 सेमेस्टर में बांटा जाता है, जहां प्रत्येक सेमेस्टर में फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं और समेटिव असेसमेंट होते हैं। जैसे कि अभी क्लास में हम सब ने अभी रीड आउट किया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। तो इन दोनों को मिलाकर ही CCE की रचना हुई है। इसके मूल्यांकन, अब इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, इसके मूल्यांकन के जो तरीके हैं, इसको संरचनात्मक मूल्यांकन में परियोजनाओं मतलब प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इसके अंदर सब शामिल होते हैं। इसमें साल भर में विद्यालयों में एक्स्ट्रा सर्कुलर का भी मूल्यांकन किया जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स वर्क होते हैं, सब इसके इंक्लूड ही होते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या फ़ायदा होता है? यह विद्यार्थियों की प्रगति मतलब कि उनकी प्रोग्रेस के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस माना जाता है, प्रदान करते हैं, उन्हें एक फीडबैक देता है। इसमें वे अपनी कमियों को पहचान कर अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सकते हैं, मतलब कि अपनी जो उनके अंदर जो मिस्टेक्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको वो इन्हेंस कर सकते हैं ताकि वो आगे अपनी ग्रोथ कर सकें। और टीचर्स के लिए क्या फ़ायदा होता है इसके अंदर? यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण रणनीतियों में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मतलब कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से या तो पढ़ा नहीं पाते हैं या उनका जो मैनेजमेंट का जो तरीका होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सही नहीं होती है। तो CCE उनमें ये हेल्प करता है कि वो अपने आप को उस कैपेबल बना पाएँ कि जिससे बच्चों को समझ में आए। और इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी टीचर इस पैटर्न को अगर अपनी ऑनेस्टी के तरीके से अगर फॉलो करता है तो ये बच्चों को बहुत कुछ सिखाने में बहुत कुछ सिखा सकता है। और टीचिंग जो हमारा जो पैटर्न है, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सारे टीचर बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, पर वो क्या करते हैं कि अपनी जो स्टडी बेस है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो ये हमारे जो अपकमिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है CCE। अब मैं CCE की बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट होता है हमारा, मैंने जैसे आपको बताया था कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, मतलब कि कंटिन्यू चलने वाली क्रिया। सतत एक व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। CCE से अभिप्राय ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया से है जिसमें छात्र का आंकलन मतलब कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव रूप से किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है कि सतत मूल्यांकन का तात्पर्य उस मूल्यांकन से है जो पूरे विशिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से होता रहता है, मतलब कि क्लास के अकॉर्डिंग प्रॉपर चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है, बीच में इसमें ब्रेक। इसमें इसकी जो फीचर्स आते हैं, मूल्यांकन पूरे वर्ष चलता है, कक्षा कार्य इसके अंदर जो कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो हमारे जो वर्क आते हैं वो ये हैं, हमारा जो क्लास वर्क होता है, होमवर्क होता है, ओरल टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं,
ये सारे कॉन्टिन्यूस के अंदर आते हैं। अगर मैं कॉम्प्रहेंसिव, तो सेकंड इसका सी, दूसरा पहले सी कॉन्टिन्यूस था, सेकंड का सी वाला कॉम्प्रहेंसिव। इसको व्यापक भी कहते हैं, समग्र भी कहते हैं। अब व्यापक जो मूल्यांकन का अर्थ होता है, इसमें सभी पक्षों को पूर्ण रूप से आकलन किया जाता है, मतलब कि चारों तरीके से देखा जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। इसके अंदर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है स्कॉलास्टिक एरिया, जिसको शैक्षिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट आते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है, हमारी कैपेबिलिटी आती है। और इसका जो सेकंड पार्ट आता है पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया, मतलब कि सह शैक्षिक क्षेत्र। इसके अंदर हम बच्चों का देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, उनकी इंटरेस्ट को देखते हैं, और इसके अंदर हम प्ले को यूज करते हैं, आर्ट्स को यूज करते हैं, और क्रिएटिविटी वर्क को चेक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सीसी की प्रकृति, मतलब कि नेचर। अब सीसी की जो नेचर है वो क्या है? ये एक योजनाबद्ध एवं निरंतर प्रक्रिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया, तो ये एक योजनाबद्ध भी है और निरंतर कंटिन्यू चलती भी है। इसमें विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, पिरामिडल दृष्टिकोण को भी अपनाया जाता है। मतलब कि इस प्रक्रिया के अंदर ये होता है कि हम अगर किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो हम उसको दोबारा सिखाते हैं, ना कि उसको साइड कर देते हैं, इग्नोर करते हैं इसके अंदर। और इसके जो हमारे जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स में से दो आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है और समेटिव असेसमेंट आता है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट को मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्लास में हम सब ने पढ़ लिया है। तो इसके अंदर हमारे जो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हमारे क्विज आ जाते हैं, असाइनमेंट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आते हैं, ओरल क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड समेटिव असेसमेंट के अंदर हमारे एग्जामिनेशन आते हैं, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम आते हैं। अब इसका जो एरिया है सीसीई का, तो इसमें भी अभी मैंने आपको जो कॉम्प्रेहेंसिव में जो आपको बताया था अभी, स्कॉलास्टिक एरिया और पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया, ये दोनों इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर बाई चांस ये पूछ लिया जाए कि इसके एरियाज के बारे में बताइए, तो हम सबको इसके अंदर ये दो एरिया लिखने पड़ेंगे, स्कॉलास्टिक एरिया मतलब कि शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र। अब फीचर्स इसके आते हैं, निरंतर और नियमित प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलती है, और जो हमारी जो स्टूडेंट है उनका हमारा सेंट्रल पॉइंट बना रहता है, और ये केवल रिटर्न परीक्षा पर निर्भर नहीं करती है, इसका फीडबैक भी इसके अंदर प्रॉपर हमें मिलता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? तनाव कम होता है, बच्चे स्ट्रेस में कम आते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, सीखने में रुचि बढ़ती है, और शिक्षकों को मार्गदर्शन में भी सहायता मिलती है कि उसको टीचर्स अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये ये टीचर्स पर ही, मतलब कि टीचर्स पर अधिक बर्डन डाल देता है, और इसको लागू करना, मतलब कि इसको पूरा प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज करना टफ रहता है, और मूल्यांकन में पक्षपात की संभावना, मतलब कि इसका इवैल्यूएशन करने में हमारे पास कई बार अप एंड डाउन हो जाता है, कि कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत रहता है। इसका जो कंक्लूजन आता है लास्ट में, ये इसमें ये कहा जाता है कि सीसी शिक्षा को अधिक प्रभावी छात्र केंद्रित और विकासोन्मुख बनाता है। यह न केवल छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों को मापता है, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास में भी सहायक होता है। इट मीन्स कंक्लूजन में ये आता है कि हम इसके अंदर बच्चों की पूरी ओवरऑल ग्रोथ को चेक करते हैं, जिससे आने वाले अपकमिंग का फ्यूचर होता है वो पूरा सेटल हो जाता है, और उसको आगे अपनी लाइफ में सेटल होने में इजी रहता है। अगर पूरा साल अगर स्कूलों में या कॉलेज में ये फॉर्मेटिव सीसीई पैटर्न अगर प्रॉपर तरीके से लागू, मतलब कि उसके ऊपर पूरा वर्क किया जाएगा, टीचर्स उस पर पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर उस पर वर्क करे, बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाए, तो बच्चा अपने आप को आने वाले टाइम में अपने आप को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ही इजिली अपने आप को स्टेबल कर सकता है। थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चन? सो प्लीज टेल मी। थैंक यू मैम। वेलकम बेटे। क्लियर हुआ बेटा? सीसीई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें भी आएगा, और जो आपका पेडागोजी वाला जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी आएगा 4 मार्क्स में सीसीई का क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मुझे एक चीज इसमें पूछनी थी, सीसीई में जैसे कि अभी मैंने बताया इसकी डिटेल है, तो उसकी जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है जो अभी क्लास में डिस्कस हुए हैं, तो हम उसको डिटेल में लिख देंगे, 16 मार्क्स का हमारा नहीं, क्वेश्चन। डिटेल में नहीं लिखेंगे बेटा। आप एक बार बताओ, अगर 16 मार्क्स में आता है तो आपको लंबा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, 4 मार्क्स में आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है।
मैम वही अगर आप कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर 16 में आता तो उसको मैं डिटेल में हम लिख सकते हैं डायग्राम के साथ। 16 में, हाँ जी 16 में आ गया तो आपको इसको पूरा कंप्लीट लिखना है। वैसे 16 में आता नहीं है, ऑलमोस्ट 4 मार्क्स में ही आता है। ओके इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इवैल्यूएशन करना। जैसे स्वाति ने बताया, ये हमारे क्या था को क्या बोल रहा था, दोनों चीजों को ऐड करता है, आपकी जो भी एकेडमिक्स है और नॉन एकेडमिक्स, यानी कि आपके खेल कूद को भी ये इसमें शामिल करता है और आपकी पढ़ाई को भी ये इसमें शामिल करता है। ठीक है, पूरी देखी जाती है आपकी कि आपकी स्कॉलस्ट एक्टिविटी में हो या नहीं हो, आप पढ़ने में कैसे हो, बाकी उसके बाद अदर जो एक्टिविटीज हैं उनमें कैसे हो, कंप्लीट आपका इवेल्युएशन करता है ये। ठीक है, समझ में आ गया या बताना है मुझे? बताओ। क्लियर है सबको? बाकी तो स्वाति ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। थैंक यू सो मच मैम। मैम मुझे क्वेश्चन ये करना था, जैसे 2009 है तो अभी हर साल ये सीसी का पैटर्न चेंज होता है जो बुक अभी जैसे 2023 की कोडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग अभी नया ये चेंज हुआ बेटा इसमें कि पहले फ्लेक्सिबिलिटी कर दी इसके अंदर। ओके मैम। एग्जाम की फ्लेक्सिबिलिटी कर दी ना हमारी। यस मैम। पहले इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, अब की बार फर्स्ट टाइम ये हो गया कि जो सीसी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर दी। पहले देखो आप देखते थे बोर्ड के एग्जाम सिर्फ एक ही टाइम होते थे, अब बोर्ड के एग्जाम क्या कर दिए इन्होंने, अब दोबारा से डेट शीट आ गई है उन बच्चों की जिनको साल में क्या है 10th के पहले ले लिए थे, अब फिर से उनके एग्जाम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बना दी। अगर मान लो किसी बच्चा उससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपने फर्स्ट वाले रिजल्ट से, तो सेकंड में भी पेपर दे सकता है। मैम इससे मतलब कि स्टूडेंट की पूरे साल पे प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे कि अगर दोबारा एग्जाम देने हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट ईयर जो क्लास है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है? नहीं, इसमें ये है ना बेटा, सारे बच्चे थोड़ी ना देंगे, बहुत सारे बच्चों ने तो नहीं दिए। जिनको ये है कि मान ले तेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ वो बच्चा दे रहा है, या जिसको लगता है कि भाई मेरे तो कहीं ना कहीं मैं इससे और भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकता था, वो बच्चा इसमें ले रहा है। ऑलमोस्ट बच्चों ने तो क्या है, अब सेकंड पार्ट वाले एग्जाम नहीं दे रहे वो। ओके अब आपको क्या करना है, ये कंप्लीट हो गई। इसमें कोई टॉपिक है एक बार चेक कर लो, कोई टॉपिक रह ना गया हो। 5 मिनट का टाइम है, एक बार चेक कर लीजिए सारे टॉपिक हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अचीवमेंट टेस्ट में तो इन्होंने बात की गई है कि जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग अचीवमेंट टेस्ट के पश्चात किया जाता है। पहले तो मीनिंग देखो क्या है इसका। जो अचीवमेंट टेस्ट है वो ये इसलिए किए जाते हैं ताकि जो लर्नर है उसका जो लेवल क्या है, कहाँ तक वह अचीव कर सकता है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है, वह चीजों को कितनी जल्दी समझ सकता है, उसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक का आपको पता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है जो अचीवमेंट टेस्ट है इसमें केवल जो आपके जितने भी टीचिंग के मेन पॉइंट होते हैं ये पहले से ही डिसाइड कर रखे होते हैं कि बेटा आपको ये पॉइंट आपको करके आने हैं और इन्हीं का आपका टेस्ट होएगा, और उसी के बिहाफ पर हम उसका लेवल जानना चाहते हैं बच्चे का। ठीक है, इसमें बताया गया है संयुक्त शिक्षण बिंदुओं का पदों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। जितने भी आपके टीचिंग पॉइंट्स हैं उनका अलग अलग क्या है, जितने भी अलग अलग जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या है उसका टेस्ट किया जाता है। जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं उनका इजीली क्या है एनालिसिस किया जाता है। एक बार जो क्वेश्चन आपने बोल दिया या जो टर्म आपने बोल दी उसको दोबारा से हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके एक्सपीरियंस को क्या है एक सीरीज वाइज से संगठित करता है, और जो आपके लर्निंग पॉइंट है उनके ऊपर मेन क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, यानी कि देखो बेटा अचीवमेंट टेस्ट का मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चे का लेवल कितना है, आगे वह क्या समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। ठीक है, मेन यही है इसका। खाली एक डिफरेंस ही दे रखा ना, और तो कुछ नहीं दे रखा ना। नो मैम, मैम वैसे सिलेबस में इस बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं है। हाँ नहीं, इसमें नहीं है बेटा, ये सिलेबस में
ऐसे तो ये भी है, मान लो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं और टीचर द्वारा निर्मित टेस्ट कौन से होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो क्या है आपके बोर्ड वगैरह से जो बन के आते हैं, और टीचर मेड टेस्ट कौन से होते हैं जो टीचर ने बनाए हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उनका लेवल थोड़ा वाइड होता है और टीचर का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या है, सीमित एरिया बताया गया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। चेक कर लिया, सारा सिलेबस कंप्लीट है? यस मैम। यस मैम। ओके बेटे, यस मैम। फिर आप एक काम करना, अभी मंडे को वैसे तो देखो टेस्ट तो लूंगी नहीं, नई बुक स्टार्ट कराऊंगी। टेस्ट में बीच में कभी भी किसी भी दिन ले सकती हूँ, ठीक है। अपनी दोनों, तुम्हारा काम क्या है, अपनी दोनों बुक टाइप ऑफ रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट आपने पढ़ रखा है, उसकी मेरिट और डीमेरिट अगर आप ना भी याद करोगे तो भी लिख सकते हो ना। रिटन टेस्ट क्या होते हैं, जब आप लिख कर कोई किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक बार यही आया हुआ है, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन बताइए, मेरिट और डीमेरिट ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दिया। फॉर्मेटिव, सबमिटिव और डायग्नोस्टिक तीनों के बारे में पूछ लिया, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको तीनों के बारे में बताना है। मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं, ये आपके पढ़े थे आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसमें आपके क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं या फिर एमसीक्यू होते हैं। इनकी क्या मेरिट्स हैं, इनकी मेरिट्स ये कि टाइम कम लगता है, ठीक है। बच्चा इजीली लर्न कर लेता है, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है वो बच्चा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी लर्न कर लेता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट है, एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे सिंपल होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने टॉपिक बताया फर्स्ट वाले चैप्टर का और टेस्ट ले लिया मैंने सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमको टॉपिक बताया उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये दे रखा है, फिर से इवैल्यूएशन का आया है और ग्रेडिंग सिस्टम का पूछ रखा है। एक बार इवैल्यूएशन का पूछ रखा है और एक बार व्हाट इवैल्यूएशन के टाइप बता दो और ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। दोबारा से यही हो गया 4 नंबर में रिपीट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। फिर 2022 में दे दिया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया आपका टर्म ऑफ इवैल्यूएशन क्या है एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। ग्रेडिंग सिस्टम और सीसी ये 8 नंबर के अकॉर्डिंग दे दिए। बाकी जो आपको जोन सा इजी लगे, आपको ऑलमोस्ट देखो भाई, मैंने तो यही कोशिश की है कि तुम्हें सब कुछ क्लास में लर्न हो चुका होगा। अगर तुम्हारे पास 9 क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम इस लायक हो अब इस बुक में कि तुम 9 के 9 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता मिलेगा। अगर जिसने कंटिन्यूअसली शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी क्लास देखी है तो। ग्रेडिंग सिस्टम आ गया आपका, फिर से वही इवैल्यूएशन क्या होता है, सीसी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की मेरिट्स बताइए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ग्रेडिंग सिस्टम, सीसी और फॉर्मेटिव, सबमिटिव, डायग्नोस्टिक टेस्ट ये पूछ रखा। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा ना क्या है इंपॉर्टेंट। एक तो सीसी इंपॉर्टेंट है आपके, ये फॉर्मेटिव, सबमिटिव और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है। सारा ही तो पूछ लिया, छोटा क्या इन्होंने, ग्रेडिंग वाला पूछ लिया, सीसी वाला पूछ लिया, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन पूछ लिया, किसी में रिटन टेस्ट पूछ रहा है, इवैल्यूएशन वाला बार बार पूछ रहा है। बताओ कौन सा टॉपिक छोड़ा है इसने। ठीक है, अब मुझे ये बताओ तुम्हें क्लियर है पूरी बुक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। अब मंडे को क्या करना है आपको, कॉमन टॉपिक्स को अंडरलाइन करके आपको बताना। हाँ जी, क्योंकि फिर ना पहले कॉमन टॉपिक करेंगे, फिर ये है फिर सब्जेक्ट वाइज करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट होगी ना उसमें तो ये लगा लो जिसका सब्जेक्ट होगा उसी को क्लास में आना पड़ेगा। ओके मैम। तो पहले कॉमन वाला करवाऊंगी।